हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इशू जीएसटी मैटर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब बायर गुड्स खरीदता है सप्लायर से और टैक्स इनवाइस लेता है, पेमेंट कर देता है, रिटर्न्स वगैरह फाइल कर देता है, और जो सप्लायर है वो आउटपुट टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को, तो क्या बायर से जिसने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट दोबारा उससे कह सकती है कि भाई आप पेमेंट कीजिए, क्योंकि सप्लायर ने अपना टैक्स जो है आपका वो जमा नहीं किया। ये सेक्शन 16(2)(c) के अंदर है। और पहले जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डिपार्टमेंट बायर से इस ग्राउंड के ऊपर पैसा नहीं ले सकता, टैक्स दोबारा रिकवर नहीं कर सकता कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है। तो अब ये इशू आता है, अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता है तो क्या फिर भी बायर को क्रेडिट मिलेगा? उसका आंसर है यस। ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन 106 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 से आई थी, जो इन्होंने एक सेक्शन 41 के अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1 अक्टूबर 2022 से, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 18/2022। उससे पहले की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बारे में ये बायर से टैक्स नहीं ले सकते। अगर सप्लायर ने जमा नहीं किया है तो भी बायर को क्रेडिट इसका मिलेगा। ये लॉ के अंदर पोजीशन बड़ी क्लियर है, क्योंकि आजकल इस तरह के नोटिस बड़े आ रहे हैं कि भाई सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है तो आप हमें टैक्स जमा कराइएगा। तो ये पोजीशन मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन 16(2)(c) के अंदर जो सेक्शन 41 इन्होंने ऐड किया है, तो सेक्शन 140 के अंदर अमेंडमेंट ये 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है, उससे पहले नहीं है। दूसरा इशू आजकल बहुत चल रहा है कि डिपार्टमेंट कहता है कि सेलर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी के अंदर हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल कर दिया, तो अब आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जुलाई 2017 से लिए हैं और 2023 के अंदर आके या 22 में आके या 24 के अंदर आके डिपार्टमेंट ही कहता है इन सप्लायर का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन इस डीलर के साथ हैं, इस टैक्स पेयर के साथ हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन का जो इनपुट है आपको नहीं मिलेगा। क्या ये लॉ ठीक है? इसका आंसर है नहीं। इनको फिर भी क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि इसके रिलेशन के अंदर वेरियस जजमेंट्स हैव बीन कम। बड़ी अर्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बड़ी पुरानी जजमेंट है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि परचेजिंग डीलर इज इंटाइटल by law to rely upon the certificate of registration of the selling dealer and to act upon it. Whenever may be the effect of a retrospective cancellation upon the selling dealer, it can have no effect upon any person who has acted upon the strength of a registration certificate when the registration was current. अब आज की डेट के अंदर ए और बी आपस में को डील करते हैं। अब बी ने ए से माल खरीदा, तो बी के पास क्या ऑप्शन है? बी साइट के ऊपर जा सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है कि भाई ये इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, रजिस्ट्रेशन वैलिड है, इसने रिटर्न फाइल कर दी है। जितना उसके अंदर पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशन है तो वो बी ले सकता है। इसके बियॉन्ड बी की कैपेसिटी भी नहीं है कि इंक्वायर करने की कि उसकी जेन्युइननेस है। बी के पास टैक्स नोटिस आया है, बी ने गुड्स रिसीव किए हैं, बिल ने पेमेंट किया बैंक ट्रांजेक्शन से, और बिल ने टैक्स का पे किया हुआ ए को, तो बी को डिनाइल नहीं हो सकता इस ग्राउंड के ऊपर कि इसका सर्टिफिकेट हमने विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल कर दिया है। अदर जजमेंट है संतीता कुंडू एंड अदर्स की। इस केस के अंदर भी इन्होंने हेल्ड किया था कि इसके अंदर भी आपको कैंसिल नहीं था। एल जी डब्ल्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की जजमेंट्स है, और इन केस के अंदर भी
GST authority कहते हैं कि on inquiry they came to know that the suppliers from whom the petitioners buyers are claiming to have purchased the goods in question are all fake and non-existent, and the bank accounts opened by those suppliers are on the basis of fake documents, and petitioners' claim of benefit of input tax credit are not supported by the relevant documents, and the case of the respondent is that also that the petitioners have not verified the genuineness and identity of the aforesaid supplier who are registered taxable person before entering into any transaction with those suppliers. ये डिपार्टमेंट कहता है। अब इसमें मेन कंटेंशन जो पटिशनर की थी, उसने कहा कि भाई ऑल ट्रांजैक्शन जो इन क्वेश्चन है जेन्युइन है, वैलिड है, बाय रिलाइंग ऑन ऑल सपोर्टिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ, एंड कंटेक्टेड दैट पटिशनर विद देयर ड्यू डिलिजेंस हैव वेरीफाइड द जेन्युइननेस and identity of the supplier in question, and more particularly the name of those suppliers as registered taxable persons were available at the government portal, showing their registration as valid and existing at the time of the transaction in question, and petitioners submit that they have limitation on their part in ascertaining the validity and genuineness of the supplier in question. What they have done, whatever possible in this regard, they have done it. तो इसके में भी हाई कोर्ट ने कहा था भी इनका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ नहीं कर सकते। अब लेटेस्ट जजमेंट एक और आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सोल्वी एंटरप्राइजेस का, इसके अंदर इन्होंने क्लेम्ड आईटीसी ऑन परचेजेस फ्रॉम सप्लायर हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड retrospectively by the tax department. The department denied ITC, stating the supplier was not validly registered at the time the transaction was duly reported in GSTR 2A and payments were made in banking channel. अब की इशू इसके अंदर ये आया कि whether ITC can be denied to a recipient where transaction were genuine and reflected in GSTR 2A. All tax invoices and banking documents are valid, and the only ground for denial is retrospective cancellation of the supplier GST registration. This is the latest judgment of the Honorable Allahabad High Court. अब petitioners ने कहा है कि supplier registration was valid at the time of transaction. Purchasers cannot be held responsible for subsequent cancellation of the supplier registration. ITC is a statutory rights subject to fulfillment of condition contained under section 16(2)(c) of the GST Act. Transactions were genuine, tax paid, and all entries reflected in GSTR 2A, implying suppliers filed the returns also. Court की observation इस केस के अंदर आई, the retrospective cancellation of registration cannot automatically nullify genuine transaction. GSTR 2A reflects the transaction, indicating that the suppliers uploaded the returns. No material brought on record to prove collusion conducted by the petitioner. The petitioner compiled all the conditions under section 16, including possession of invoice and proof of payment. Therefore, they said buyer cannot be denied for the input tax credit in case the registration of the supplier has been cancelled with retrospective effect. अदर इशू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये सर्वे के लिए आते हैं तो सर्वे के टाइम में ये प्रेशराइज करते हैं टैक्स पेयर को कि आप इतना पैसा जमा करा दीजिए, अदरवाइज विल टेक कोर्सेज एक्शन अगेंस्ट यू. दे फोर्स देम, and at that time taxable person has no option, because few people comes from the department at the odd hours also or stay for a long time, and they insisted that's why you deposit this amount. Under pressure, the tax person paid the amount at that time, and the next day
the department inquire from them whether you have DRC 03 have been filed, and they force that you must file DRC 03 also. The taxpayer also filed DRC 03. Subsequently, they issue a notice and start a proceeding against the taxpayer and create a demand. But the amount deposited at the time of survey has not been adjusted against the demand created at the final order. In case the taxpayer goes against that order in appeal, then Section 107 says you have to deposit, pre-deposit. Whether this amount which was deposited at the time of survey and not adjusted in the final order when demand was created can be taken as pre-deposit under Section 107. Answer is yes. There is a circular also they have issued subsequently also. Then what is the fate of this amount which they have deposited at the time of survey? That you can claim a refund from the department. Bombay High Court, Punjab Haryana High Court and Delhi High Court held in cases that you have to refund this amount which you got deposited at the time of survey has not been adjusted till so far. Thank you very much, my dear friends, for watching. I am R.K. Bhalla, advocate from Delhi. I practice at Delhi High Court and my mobile number is 98100 67811. Thank you.